करते हुए। और हमारे हैवेल्स भर्ती में 2 यूनिट है जिसमें डीपी ईडब्ल्यूए के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। डीडीपी में एमसीबी, आइसोलेटर, मिनी एमसीबी, एसएससीएल इत्यादि प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ईडब्ल्यू में स्विच, होल्डर और बेस इत्यादि प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। आइए हम एमसीबी के बारे में बात करें। हमारे भर्ती प्लांट में अब तक 50 करोड़ प्लस कंक्रीट तैयार हो चुका और ये कॉन्ट अभी तक जारी है। और अगर हम एमसीबी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो हमारे भर्ती प्लांट में इंडिया की नंबर 1 फैसिलिटी के साथ एमसीबी तैयार किया जाता है। अगर हम अपने भर्ती प्लांट की बात करें तो 95% मेक इन इंडिया के तहत हम अपना प्रोडक्ट अपने कंपनी में ही तैयार करते हैं। आइए हम अपने टीम के बारे में जानते हैं। इससे पहले हम जानते हैं क्वालिटी सर्कल क्या होती है। क्वालिटी सर्कल एक समूह है जो हम सभी की समस्याओं का समाधान करता है। आइए हम अपने टीम और अपने प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। हमारे टीम का नाम है उत्कर्ष, हमारे कोऑर्डिनेटर है विनोद कुमार, हमारे फैसिलिटेटर है मोइना चौहान, मैं टीम मेंबर कमल, मैं विशाल, मैं निखिल, मैं प्रदीप कुमार, मैं घनश्याम। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है डीलैचिन X7 एमसीबी। हमारे प्रोजेक्ट का टाइमलाइन है जो आपका अक्टूबर 2023 से स्टार्ट होकर जनवरी 2024 में खत्म हो गई। हमारे सेफ्टी मेंबर कुछ इस प्रकार से है, सभी समस्याओं का होगा समाधान, मिलकर करेंगे सब योगदान। आइए हम एमसीबी के बारे में जानते हैं। एमसीबी क्या होती है? एमसीबी एक सेफ्टी डिवाइस है जो हमारे सर्किट को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगर हम भर्ती प्लांट की बात करें तो हमारे भर्ती प्लांट में 70% एमसीबी तैयार किया जाता है, जबकि 20% आइसोलेटर तैयार किया जाता है, जबकि आरसीसीबी और एसीसीएल 10% तैयार किया जाता है। अगर हैवेल्स एमसीबी मॉडल की बात करें तो हमारे पास 4 मॉडल की एमसीबी तैयार की जाती है, जिसमें यूरो 2, X7, रियो और एक्सटेंडर एमसीबी तैयार किया जाता है। हैवेल्स एमसीबी वर्ल्ड में नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग में है। आइए हम एक्टिविटी चार्ट को समझते हैं। एक्टिविटी चार्ट के लिए हमने पीडीसी साइकिल की सहायता ली है, जिसके लिए हमने क्वालिटी सर्कल के 12 स्टेप को फॉलो अप किया, जिसके लिए हमने एक टाइमलाइन चार्ट भी तैयार किया है जो हमारा अब 2023 से स्टार्ट होकर के जनवरी 2024 में खत्म हो गई। स्टेप 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। अब हम प्रॉब्लम को पहचान करने के लिए एमसीबी के मॉडल वाइज डाटा को देखेंगे सीओपीक्यू में, जो कि यहाँ हम देख पा रहे हैं जो X7 का हमारा सीओपीक्यू ज्यादा है, जो 31% है, 031% है। और इसके बाद हम कस्टमर कंप्लेंट प्रोसेस डाटा को भी देखेंगे, जिसमें हमें 0 ओएस रिपोर्ट में 8 प्रॉब्लम नोट किए हमने। इसके बाद मार्केट का जो कस्टमर कंप्लेंट है उसमें 14 हमने नोट किए और प्रोसेस का डाटा हमने देखा उसमें हमें 12 प्रॉब्लम नोट किए। अब हम X7 के एमसीबी में काम करेंगे। स्टेप 2 सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। हमने मॉडल वाइज जो है किसी तरह के पैटर्न डाला लिया, जो कि इस प्रकार से है। X7 एमसीबी में जो है हम सबसे ज्यादा 0.31% जो है हमारा रिजेक्शन है, इस पर हमें जो है काम करना है। अब हम प्रॉब्लम को कैटेगराइजेशन करने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग टूल के माध्यम से हम इन सारे प्रॉब्लम को कैटेगरी वाइज बांटेंगे। कैटेगरी ए में 2 प्रॉब्लम थी, बी में 6 और सी में 0। कैटेगरी ए वो होती है जिसकी हमारी टीम खुद सॉल्व करती है, कैटेगरी जरूरत बी वो होती है इसमें अदर डिपार्टमेंट की हमें जरूरत पड़ती है, सी में हमें हायर मैनेजमेंट की जरूरत पड़ता है। और हमने क्वालिटी सर्कल में बी कैटेगरी को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रखा है। प्रॉब्लम को सिलेक्ट करने के लिए हमने डिफेक्ट का आरपीएन देखा। आरपीएन एक रिस्क नंबर है जिसे हम सेफ्टी, एक्यूरेसी और डिटेक्शन से देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं डीलैच का आरपीएम 336 है। कार्टों की सहायता से हमने समस्या को देखा, जिसमें हमें डीलैच 2 प्रकार का मिला। 77% हमारा टॉप फेलियर है और 23% हमारा मैकेनिज्म फेलियर है, जिससे हमें की पॉइंट निकल के आया 40% हमारा फेलियर। उसके बाद हमने इन हाउस का रिजेक्शन ट्रेंड देखा, जिसमें हमारे X7 एमसीबी में सबसे ज्यादा रिजेक्शन है और इसका मार्केट रिटर्न 3775 नंबर है। समस्या का चुनाव करने के लिए हमने मार्केट रिटर्न सैंपल लिए, जिसमें हमने देखा हमारे डीएल 2 प्रकार से है, कैंसर फेलियर है, टॉर्क फेलियर। कैंसर फेलियर में हमारा एमसीबी ऑन करने के पश्चात ऑटोमेटिक ऑफ हो रहा था और टॉर्क फेलियर में हमारा एमसीबी बाहर लगाने के पश्चात ऑफ हो रहा था, जिसमें हमारा टॉर्क फेलियर 76% है और कैंसर फेलियर 19% है। और हमारे प्रोजेक्ट का थीम है इन्वेंशन ऑफ डीलैच टॉर्क फेलियर X7 एमसीबी। स्टेप 3 डिफाइन द प्रॉब्लम। एमसीबी क्या है? एमसीबी एक स्विच डिवाइस है जो कि शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड में काम करती है। डीएल कितने प्रकार के होते हैं? डीएल 2 प्रकार के होते हैं, मैकेनिज्म फेलियर है, टॉर्क फेलियर। मैकेनिज्म फेलियर में हमारा एमसीबी ऑन करने के पश्चात ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है और टॉर्क फेलियर में हमारा एमसीबी बाहर लगाने के बाद ऑफ हो रहा था। आइए हम सिपोक को समझते हैं। सिपोक में हमारे सप्लायर और इनपुट में कोई समस्या नहीं आ रही थी, जब बाकी आगे हमारी समस्या आ रही थी। इसके लिए हमने अपने प्रोसेस फ्लो को देखते हैं। हम जो एमसीबी बनाते हैं, इस एमसीबी बनाने की पूरी प्रोसेस को देखते हैं। सबसे पहले स्पोर्ट वेल्डिंग, फिर नॉब असेंबली, फिर चेसिस फिटमेंट, फिर उसको फिट कॉन्टैक्ट में लगा के मैकेनिज्म असेंबली तैयार की जाती है। अब बारी आती है इसकी टेस्टिंग की। टेस्टिंग के लिए हम एमपी कैलिब्रेशन फिर वेरिफिकेशन किया जाता है। वेरिफिकेशन के साथ साथ इंडोरेंस भी किया जाता है। इंडोरेंस के साथ इसके साथ विजुअल इंस्पेक्शन भी होती है, फिर पैकिंग करके पीटीआई के आगे भेज दिया जाता है। इस प्रकार से हमने देखा सप्लायर इनपुट प्रोसेस आउटगोइंग में कोई भी समस्या नहीं आ रही थी। हमारा जो समस्या आ रहा था वो कस्टमर एंड से आ रहा था।
जैसे कि आप देख रहे हैं वायर लगाने के दौरान हमारा एमसीबी ऑफ हो रहा है, जबकि हमारा एमसीबी ऑफ नहीं होना चाहिए और यही हमारी कस्टमर कंप्लेंट थी। हमारा प्रोडक्ट का बेनिफिट मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से हमने अपना सेट किया हुआ है, जो कि क्वालिटी का सीपीयू रिडक्शन पहले जो 0.31% है इसको कम करके हम 0.19% करेंगे और हमारा कॉस्ट सेविंग हमारा कस्टमर कंप्लेंट जो 5 है उसको हम 0 करेंगे और ओकेसी रिडक्शन पीपीएम जो 500 है उसको हम 10 करेंगे। प्रोजेक्ट का टाइमलाइन हमारा जनवरी 2024 है। आइए स्टेप 4 एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को समझने के लिए हम 4W2H का सहायता लेते हैं। प्रॉब्लम क्या था? Delays during installation and torque. ये प्रॉब्लम कब से आ रहा था? जुलाई 2023 से। ये प्रॉब्लम किसमें आ रहा था? इंडेक्स 7 एमसीबी। ये प्रॉब्लम से कौन प्रभावित हो रहे थे? Customer and stakeholder. ये प्रॉब्लम क्यों आया? ये टोल अप्लाई करने से ये प्रॉब्लम कितना बड़ा है? इस प्रॉब्लम से 5 कस्टमर एक कंप्लेन है हमारे पास। आइए स्टेप 5 की तरफ चलते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉसिबल काउज। आइए अब हम विशमोर डायग्राम की सहायता से समस्या को समझते हैं, जिसमें मैन, मटेरियल, मेथड, मशीन, मेजरमेंट, जिससे हमारे पास 23 पॉसिबल कोड सामने आए, जिसमें मैन में 4, मशीन में 4, मटेरियल में 6, मेजर में 4 और मेथड में 5। इस तरह हमारे पास 5 फाइनल कोड आइडेंटिफाई हुए। स्टेप 6 रूट काउज बाइंडिंग एंड वैलिडेशन। इन सारे प्रॉब्लम को वैलिडेशन करने के लिए हमारे जो मेंबर्स हैं सीएफटी उनके मदद से हमने इन कोजेस को हमने वैलिडेट किया है, जो प्रोडक्शन से मिस्टर बुनट और क्वालिटी से मिस्टर तुषार, मेंटेनेंस से मिस्टर कमल और पीक्यूसी से मिस्टर राजवीर सिंह की मदद से। हमने 10-10 सैंपल लिए, जिससे हमारे 2 कंडीशन आई। जब हम 10 सैंपल में 2 nm तक टॉर्क अप्लाई कर रहे थे तो हमें 0 डिफेक्ट मिला, और जैसे ही हम 2.5 से 3.5 टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं तो हमें 10 में से 6 डिफेक्ट मिले, और ये हमारा एक रूट कॉज है। जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, जैसे जैसे हम टॉर्क को ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं तो हमें डीलैच की समस्या मिल रही है। आइए हम रूट कॉज एनालिसिस के माध्यम से डीलैच की समस्या को समझते हैं। ये समस्या क्यों आ रही थी? क्योंकि हमारा कंपोनेंट डिफॉर्म हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि पॉइंटर जो है प्लास्टिक से टच हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि पॉइंटर और प्लास्टिक लेंस के बीच गैप कम था। गैप कम क्यों था? क्योंकि कैरियर में तो बल्जिंग थी। क्यों था? क्योंकि कैरियर को सपोर्ट करने के लिए कोई गाइडलाइन नहीं थी। कोई गाइडलाइन क्यों नहीं था? क्योंकि X7 MCB का डिजाइन एज अ EIC स्टैंडर्ड 2 nm ही है, और यही हमारा रूट कॉज है। स्टेप 7 डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस में हमने अपने X7 को अपने अदर मॉडल के साथ यूरो 2 एस्पीडा के साथ कंपेयर किया, जिससे हमारे पास